Hey learner, welcome to our channel My Guru Classes MGC and I'm Gaurav Sharma. हम जो यहाँ बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को हम लोग सर्च कर रहे थे और हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी अपने प्रीवियस पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसको देखें। इंट्रो लिविंग वर्ल्ड क्या है और हम लोग बात किस बारे में कर रहे हैं। सो वी आर सर्चिंग द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग, राइट। तो इसमें से कुछ कैरेक्टर जो है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रोथ के बारे में, राइट। क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसको बोल रहे थे? विदाउट एक्सेप्शन, जो सिर्फ और सिर्फ हमें हर एक लिविंग के अंदर देखने को मिले, मतलब उसमें कोई एक्सेप्शन ना हो कि भाई इसमें है और इसमें इस इंडिविजुअल में वो चीज नहीं है। तो हम लोग इस तरह से उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को सर्च करें। तो सबसे पहले जैसे हमने बात की यहाँ पर ग्रोथ के बारे में, तो ग्रोथ को डिस्कस करते हैं। ग्रोथ क्या होती है? बढ़ना, लाइक इसका हिंदी अगर मैं बोलूं तो बढ़ना। तो ग्रोथ एक आपकी जो एक्सप्लेनेशन है कि एक एनसीईआरटी की आपकी लाइन है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, increase in mass and increase in number are two twin characteristics of growth। इस तरह से आपकी लाइन है एनसीईआरटी की कि increase in mass and increase in number of individual are the twin characteristic of growth। तो increase in mass and increase in number, ये दो twin characteristics हो गए ग्रोथ के, ठीक है। ये दो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, इसको बोलते हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली अगर मैं लोअर लेवल की बात करूं, यानी लोअर लेवल आप समझ लीजिए जैसे कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, तो वहां मैं लोअर लेवल की बात कर रहा हूं ग्रोथ को लेकर, ठीक है। तो लोअर लेवल समझ लीजिए कि मैं बात कर रहा हूं किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, और मैं एक बात कर रहा हूं हायर लेवल की, तो आप समझ लीजिए कि मैं वहां बात कर रहा हूं किसकी? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो लोअर लेवल की अगर मैं बात करूं तो लोअर लेवल पर नंबर आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, नंबर आपको इंक्रीज होते हुए दिखेंगे, नंबर आपको यहाँ इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। और अगर मैं हायर लेवल के बारे में बात करूं तो हायर लेवल पर आपको मास बढ़ता हुआ दिखेगा, यहाँ आपको मास इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। जैसे मैं बोलूं कि एक अमीबा है और उसका डिवीजन हुआ वहां पर, और डिवीजन होने के बाद सेलुलर डिवीजन हुआ या बाइनरी फिजन हुआ, तो वो दो नए डॉटर सेल्स बने वहां पे बाइनरी फिजन होने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर किस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं लोअर लेवल पर, और हायर लेवल पर मास बढ़ता है कि जैसे हम पहले छोटे होते हैं और फिर बड़े हो गए, या साइज हमारा गेन हो गया है ना, जिसको आप मेजर करते हैं वेट को, वो गेन हो गया। तो हायर लेवल पर मास भी बढ़ता है, ठीक है, मास बढ़ता है। तो लेकिन जब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर लेवल पे ग्रोथ की, तो एक तरीके से यूनिसेलुलर लेवल की जब हम बात करेंगे इसमें, तो जैसे मैंने अमीबा का एग्जांपल दिया यहाँ पे आपको, तो उस यूनिसेलुलर लेवल पे, इस यूनिसेलुलर लेवल पर आपको ना ये जो दोनों टर्म्स हैं, या मैं बोलूं जैसे जो हमने ली यहाँ पर ग्रोथ, ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों जो हैं ये आपकी एक दूसरे की समझिए सेम एक जैसी हैं। लोअर लेवल पे या यूनिसेलुलर लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये ना दोनों सेम हैं, आपकी ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों एक जैसी हैं। तो अगर मैं इसमें देखूं ग्रोथ में, तो ग्रोथ हम दो तरीके से देखते हैं। एक होती है हमारी ग्रोथ, एक होती है आपकी इंट्रिंसिक ग्रोथ, और दूसरी जो हम बात करते हैं वो होती है हमारी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, है ना। एक बाहर से जो आपको दिख रही है, दूसरी आपकी अंदर जो सेलुलर लेवल पे आपका काम चल रहा है वो होगी आपकी इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लर्नर्स। इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है, मैं इसको कह सकता हूं कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग का, लेकिन एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर
नहीं है लिविंग का। एक इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग का, लेकिन एक क्योंकि हम देखते हैं कि हमें अगर मान लीजिए मेरी यहाँ चोट लग गई है, वाउंड हो गया है कुछ, और यहाँ मेरे नई सेल जो है वो आने लगेगी कुछ टाइम पे, एक इंटरनल ग्रोथ, मेरी जो सेल डिवीजन हुआ से नई सेल बनी, इंटरनल ग्रोथ हुई, लेकिन ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ कि मान लीजिए कि कहीं एक सैंड मोल्ड है या फिर एक रेत का पहाड़ है, एक मिट्टी का ढेर है कहीं, और उसके ऊपर बाकी के जो पार्टिकल्स हैं वो आने लगते हैं कुछ टाइम पे। मान लीजिए कोई सैंड मोल्ड है और इसके ऊपर आउट एक्सटर्नल जो सोर्सेज हैं वो बढ़ने लगते हैं, और ये कुछ टाइम पे इसका जो साइज है वो गेन हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये तो हमें नॉन लिविंग के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। एक ग्रोथ है, मान लीजिए मेरे एक चेयर रखी हुई यहाँ पे, एक चेयर, और उसके ऊपर मैंने 10 चेयर और रख दी, तो एक चेयर के अंदर भी ये भी तो एक तरह की ग्रोथ हुई, एक्सटेंसिव ग्रोथ हुई, राइट, बड़ी वो। तो इसीलिए जो एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है वो एक हमें नॉन लिविंग बीइंग्स के अंदर भी देखने को मिलती है, और इंट्रिंसिक ग्रोथ हमें लिविंग के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं विदाउट एक्सेप्शन। विदाउट एक्सेप्शन इसका मतलब कि जो ग्रोथ है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगी। इसका मतलब जो ग्रोथ है ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर हमारा या डिफाइनिंग फीचर जो हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं हुआ, राइट, वो एक हमारा विदाउट एक्सेप्शन एक्चुअली हम फाइंड आउट कर रहे हैं। दूसरा जो हम बात करेंगे यहाँ पे, दूसरा जो हमारा कैरेक्टर था वो था रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का मतलब फॉर्मेशन होना, न्यू ऑर्गेनिज्म का, मींस अगेन फॉर्मेशन होना बार बार। सो रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टर है ग्रोथ का। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअली। रिप्रोडक्शन एक ग्रोथ का भी कैरेक्टर है, और ये ठीक है अगर ऐसा होता रहा तो। अगर नॉन लिविंग में भी अगर रिप्रोडक्शन, ये तो बात ठीक है कि नॉन लिविंग के अंदर हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन अगर होता तो जो मैंने शर्ट पहन रखी है, मैं इसका रिप्रोडक्शन करा था और मेरे पास सेम ऐसी नई शर्ट आ जाती। ये जो मार्कर है मेरे पास, मुझे मार्केट से मार्कर खरीदना ही नहीं पड़ता। रिप्रोडक्शन अगर नॉन लिविंग बीइंग्स में होता, तब बता रहा हूं मैं, कितना मजा आता ना अगर नॉन लिविंग बीइंग्स में भी अगर ये भी रिप्रोडक्शन करते नॉन लिविंग बीइंग, तो कितना सही रहता। मेरे को अगर मेरा बोर्ड खराब होता तो मैं इसी का रिप्रोडक्शन कराता और न्यू बोर्ड आ जाता। मेरी अगर शर्ट खराब होती तो मैं शर्ट का रिप्रोडक्शन कराता तो मेरी नई शर्ट आ जाती, राइट। कैश मनी, पैसा हमारे पास है, हम पैसों का रिप्रोडक्शन कराते और खूब सारा पैसा हमारे पास आ जाता, खूब सारा कैश हमारे पास होता, कितना सही रहता। लेकिन ऐसा नहीं होता, राइट। तो रिप्रोडक्शन इन नॉन लिविंग बीइंग्स के अंदर नहीं होता, बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते। जैसे हम लोग बात करते हैं एक वर्कर बीज के बारे में, है ना। कुछ नॉन लिविंग बीइंग्स भी होते, जो कुछ लिविंग बीइंग्स भी होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते। जैसे हो गई यहाँ पे वर्कर बीज, है ना, ये वर्कर बीज नहीं करते। दूसरा जो हम बात करें यहाँ पे, जैसे इनफर्टाइल कपल्स की बात करें हम, राइट, तो ये ऐसे लोग हैं। या फिर जैसे म्यूल की बात करें, है ना, म्यूल इज अ क्रॉस ऑफ हॉर्स एंड डोंकी, म्यूल की बात करें तो ये ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, राइट। तो इसका मतलब ये रिप्रोडक्शन भी जो हुआ ये भी हमारी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा, क्योंकि सारे लिविंग बीइंग्स ऐसे नहीं हैं, सारे लिविंग बीइंग्स ऐसे नहीं हैं जो ये कैरेक्टरिस्टिक शो करते हो, या जिन सबके अंदर होता। वर्कर बीज लिविंग है, ये दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस यंग वन, इनफर्टाइल कपल्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते, म्यूल नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो इसलिए रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमारा नहीं हुआ। तो ये दोनों तो हमारे नहीं हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इसमें आगे, जो हम बात करते हैं वो किसकी बात करेंगे हम लोग? मेटाबॉलिज्म की, है ना। तो मेटाबॉलिज्म जो हमने पढ़ा था इसमें, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन व्हिच आर occurring इन आवर बॉडी, इट्स कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। तो जितनी भी आपकी बॉडी में रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, चाहे वो ब्रेक डाउन होना किसी चीज का या किसी चीज का बनना, वो सारा हमारा जो है वो है मेटाबॉलिज्म। तो ठीक है, इनसाइड जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होती है। वी ऑल नो दैट कि भाई हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो किसी बच्चे ने कहा
कि सर ये तो जो टेस्ट ट्यूब होती है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी तो केमिकल रिएक्शन होती है, हमने कुछ ग्रैन्यूल्स डाले, हमने कोई एसिड ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है, हमने कोई अदर सब्सटेंस इसके अंदर डाल दिया, तो वहां भी तो एक रिएक्शन हुई, एक रिएक्शन अकर हुई, राइट? ठीक है, माना ये रिएक्शन अकर हुई, लेकिन ये जो टेस्ट ट्यूब है ये तो नॉन लिविंग है ना, ये तो नॉन लिविंग है। और हम जो रिएक्शन की बात कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लिविंग बॉडी के अंदर, जो केमिकल रिएक्शन होती है कहाँ? इन लिविंग बॉडी। तो ये तो लिविंग बॉडी के अंदर हो रही है ना, लेकिन टेस्ट ट्यूब कैसी है? नॉन लिविंग बॉडी। तो इसका मतलब कि जितना भी जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस होती है वो सिर्फ एक लिविंग बीइंग के अंदर होती है, नॉन लिविंग बीइंग के अंदर नहीं होती। तो जो पहली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मुझे मिलती हुई दिख रही है, व्हाट वी आर सर्चिंग, तो वो कौन सी है हमारी? वो है मेटाबॉलिज्म विदाउट एक्सेप्शन इज मेटाबॉलिज्म, राइट? सो मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी बहुत इजीली, राइट? लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है कि जितने भी जो आपकी जो केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है आपकी बॉडी के अंदर, उन सब का टोटल जो है वो है मेटाबॉलिज्म। तो विदाउट एक्सेप्शन हमने बात की, मेटाबॉलिज्म हो गया हमारा एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। उसके बाद जो हमने बात की थी, किसकी बात की थी हमने? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की थी। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसका व्यवस्थित होना, इस तरीके से अरेंजमेंट, एक तरीके से सेल का अरेंजमेंट। अब जाते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल, जो सिमिलर ओरिजिन हो जिनका और सिमिलर फंक्शन हो, मिलकर क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं मिलकर टिश्यूज को, राइट? मोस्टली स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि टिश्यू कैसे बनते हैं? टिश्यू बनते हैं ग्रुप ऑफ सेल से। नहीं, ग्रुप ऑफ सेल नहीं, मैं हेयर सेल मिला दूं, मैं स्किन सेल मिला दूं, मैं न्यूरॉन मिला दूं, मैं आरबीसी मिला दूं, कि क्या कोई टिश्यू बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब वो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होंगी, सिमिलर उनका ओरिजिन होगा, सिमिलर फंक्शन होगा, तब टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, राइट? तो वो है हमारा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो एक अगर मैं बात करूं किसी भी एक कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में सेल के, तो वो एक सिमिलर टाइप की सेल से मिलकर बनता है और वो टिश्यू बनाता है। तो वही हमारा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स को मिलकर उन्होंने टिश्यूज फॉर्म किए, टिश्यूज के बाद उन्होंने ऑर्गन फॉर्म किए, देन ऑर्गन सिस्टम, एंड उसके बाद बनता है हमारा ऑर्गेनिज्म। तो ये तो हम लोग जानते हैं ना कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, वो सेल से मेडअप होते हैं। जितनी भी जो सेल थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारी जो स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, वो क्या है? वो है सेल। तो सेल हमें लिविंग बीइंग्स के अंदर देखने को मिलती है, नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलती, इसके अंदर नहीं है, राइट? सो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, वो क्या है? वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को शो करता है। यानी ये भी हमारा जो विदाउट एक्सेप्शन है, ये भी एक हमारा मैं कहूं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंदर आता है, राइट? दूसरी जो हमने बात की थी यहाँ पे, वो हमने बात की है कॉन्शियसनेस के बारे में। कॉन्शियसनेस के बारे में हमने बात की यहाँ पे। और कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस की हमने बात की, जो लास्ट हमारा जो पॉइंट था, वो कॉन्शियसनेस क्या है? जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोट से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट तक, वो सेंस करते हैं या मैं कहूँ रिस्पॉन्ड करते हैं अपने एनवायरनमेंट का स्टिमुलाई। इट्स लाइक अ वर्ड व्हिच इज स्टिमुलाई। तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं सभी। तो यहाँ पर कॉन्शियसनेस के अलावा एक वर्ड की अगर मैं बात करूं, एक और which is like self consciousness, self consciousness, राइट? अब इन दोनों में डिफरेंस हम देखेंगे, लेकिन कॉन्शियसनेस की बात करूं तो मैंने कहा आपको कि जितने भी जो प्रोकैरियोट से लेकर एक यूकैरियोट्स तक जितनी भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, वो सारे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं। मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो यूकैरियोट्स हैं हमारे, वो सभी सेंस कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं अपने स्टिमुलाई का या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। तो कॉन्शियसनेस क्या है यहाँ पे किसमें? तो जितने भी जो हमारे जो प्रेजेंट लिविंग बीइंग्स हैं, लाइक कैट, डॉग, इंक्लूडिंग ह्यूमन, सबके अंदर कॉन्शियसनेस जो है वो
प्रेजेंट है। देन व्हाट इज द सेल्फ कॉन्शियसनेस? सेल्फ कॉन्शियसनेस इज रिलेटेड टू द हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस। हम इसको क्या बोल सकते हैं? हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस। हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस इज द सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब कैसे हम लोग डिफाइन करें? और ये जो चीज है ना, जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के पास है, सिर्फ ह्यूमंस के पास है। अब इसको हम कैसे ले सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास दो रूम हैं, ये रूम ए हो गया और ये रूम हो गया बी, और एक में हमने क्या किया कि एक में हमने डॉग को बंद कर दिया और दूसरे में हमने ह्यूमन को बंद कर दिया। और दोनों ही रूम में सपोज हमने क्या किया कि हमने एक एयर कंडीशनर जो है फिट कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमने एयर कंडीशनर एक फिट कर दिया। वी आर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द कॉन्शियसनेस एंड द सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस मैंने बोला कि हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस सब में है, प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट तक सब के अंदर है। वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, स्टिमुलाई का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सब में है। यहाँ हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो सेल्फ कॉन्शियसनेस के लिए ले रहे हैं कि व्हाट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या हो गया हमारा कि मैंने दो रूम लिए, एक रूम ए है यहाँ पर, और दूसरा जो है यहाँ पर वो है रूम नंबर बी। तो एक में मैंने क्या किया, डॉग को बंद कर दिया, और दूसरे में मैंने क्या किया, ह्यूमन को बंद कर दिया। और यहाँ एक एसी लगा हुआ है, और यहाँ पर हमने क्या रखा, एक एसी का रिमोट भी है। सपोज एक एसी का रिमोट हो गया। अब दोनों को क्या होता है, गर्मी लगती है। ह्यूमन क्या करेगा ऐसी कंडीशन में? दोनों को गर्मी लगती है, ह्यूमन क्या करेगा? ह्यूमन या डॉग क्या करेगा? सबसे पहले डॉग को गर्मी लगेगी, रूम के अंदर बंद है, तो डॉग क्या करेगा? वो हो सकता है वॉकिंग करने लगे, शोर मचाने लगे, या गेट के ऊपर हाथ पैर मारने लगे, इस तरह से वो रिएक्ट करेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन में ह्यूमन क्या करेगा? यानी इसका मतलब जो डॉग है अगर वो रेस्पॉन्ड कर रहा है गर्मी लगने का, दोनों के रूम में एसी लगा हुआ है, यहाँ एसी फिट है, एयर कंडीशनर फिट है, डॉग क्या कर रहा है, रेस्पॉन्ड किस तरह से कर रहा है? भौंक कर रेस्पॉन्ड कर रहा है, बार्किंग कर या गेट के ऊपर हाथ पैर मारकर वो रेस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये उसकी कॉन्शियसनेस को शो कर रहा है। दूसरी तरफ ह्यूमन क्या करता है, रिमोट उठाएगा एसी का और एसी को ऑन कर देगा। इसका मतलब कॉन्शियस होने के साथ साथ जो ह्यूमन है वो सेल्फ कॉन्शियस भी है। तो दिस इज शोइंग हियर कि हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। तो ये शो करता है किसको, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस को। इसका मतलब कि ये जो कॉन्शियसनेस है ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को शो करती है, किसकी, ह्यूमन बीइंग की। अब एनसीईआरटी में आपकी एक क्वेश्चन है कि अगर कोई पेशेंट जो है वो कोमा में है, who never come back to normal life, they are living or non living, तो हम उसको लिविंग बोलेंगे और नॉन लिविंग बोलेंगे। देखिए जो पेशेंट कोमा में है उसकी डेथ नहीं हुई, उसको अगर हम मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कुछ भी हम उसको मेडिसिन दे रहे हैं, तो उसकी बॉडी जो है वो रेस्पॉन्ड कर रही है उस चीज का। तो इसका मतलब वो कोमा वाला पेशेंट किसमें होगा, लिविंग होगा। और इस तरह की प्रॉपर्टी जो है वो हमें सिर्फ लिविंग में ही देखने को मिलेगी, सिर्फ, राइट। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंदर आता है। तो हमें कौन कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मिली, जो हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक देखे, जिसमें था मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस का होना और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी जो हैं ये हमारे एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को शो करते हैं जो सिर्फ हमें लिविंग्स के अंदर देखने को मिलती है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस चैप्टर, जो कि आपके नीट लेवल तक क्वेश्चन इसके ऊपर कई बार पूछा भी गया है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को लेके। आई होप कि आपका ये डाउट समझ आया। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।